एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो वापस से अपने पास्ट में जा सके और उसका ये मैजिक ट्रिक काम भी कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका ये प्लान काम कर जाता है। वो एक बिल्डिंग पे जाके गिरता है। वो रोने लगता है और कहता है, मदर, यंगर सिस्टर, मैं फाइनली वापस आ गया। वो सेंग, इस बार मैं तुम्हें अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक जय को दिखाया जाता है जहां पर वो रहा करता था। मतलब वो अभी रहता है, वो अभी अपने प्रेजेंट बॉडी में आ चुका है। वो टाइम देखता है और सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे ताकि मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल सकूं। और वो जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पे कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। वो उसे यंग मास्टर कहते हैं और कहते हैं कि आज तुमने फिर से क्लास अटेंड नहीं की, तुम्हारे भाई भूखे हैं और आज रात की पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। वो बंदा कहता है, तुम हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो हमारे मेन कैरेक्टर वो से कहता है, क्या तुम इस बात का डर नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में सबको बता दूंगा तुम अमीर नहीं, तुम गरीब खानदान से हो, तुम्हारा परिवार बहुत ज्यादा गरीब है। तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है, वो अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें क्या गलती है? वैसे भी हम सभी रूममेट्स हैं और रूममेट्स को एक दूसरे का सीक्रेट ऐसे बेवजह किसी को नहीं बताना चाहिए। वो चुपचाप अपना लैपटॉप उठाता है और वहां से जाने लगता है। उसका दोस्त उस पर गुस्सा हो रहा होता है और इधर वो सोच रहा होता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन पावर को खो दिया है। मुझे उन्हें जल्द से जल्द रिस्टोर करने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक शॉप पे जाता है ताकि वो अपने लैपटॉप को अपडेट करा सके। लेकिन वो शॉप ओनर उससे बहुत सारे पैसे मांगती है क्योंकि वो लैपटॉप 3 सालों से अपडेट नहीं हुआ था। और वो सोच रहा होता है इतने सारे पैसे, और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि पिछली बार उसने यूनिवर्सिटी के अंदर अमीरी दिखाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। मैं अपनी मॉम को हमेशा परेशान किया करता था पैसों के लिए, जबकि उनकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सीन चेंज होता है। हमें उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है जो उससे मिलने के लिए आई होती है। वो उसे देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वजह से मेरी छोटी बहन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यू शी हेंग के कारण मेरी बहन को सुसाइड करना पड़ा था। लगता है यही है इस स्टोरी का मेन विलन। उसकी बहन कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? वो कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। इधर उसकी बहन अपने पर्स में से $5,000 निकालती है और कहती है, ये लो, ये मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से कमाए हैं और मॉम को तंग मत करना। लेकिन वो ले नहीं रहा होता है। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है, अभी भी बेवकूफों जैसे कर रहे हो। तुम मॉम को धमकियां दिया करते थे कि अगर वो तुम्हें पैसे ना भेजेगी तो तुम स्कूल छोड़ दोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? मैं इसके बारे में जानती थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी जताया नहीं और तुम अपने सारे पैसे अपने उन दोस्तों के साथ उड़ा देते थे। सच्चे बनो यंग मास्टर मुंह और इन पैसों को ले लो। पैसे देने के बाद उसकी बहन वहां से जाने लगती है। लेकिन वो कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, तुम इसे ले लो, तुम हमारे स्कूल में काम आने वाले हैं। लेकिन वो कहती है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो कहता है, मगर क्यों? वो बताती है कि उनके घर के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और जो कर्जदार है वो बार बार उनके घर में आते हैं और उसकी मॉम को परेशान करते हैं। आखिर उनकी मॉम अकेले इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएगी? अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं बहुत सारे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक शॉप पे जाता है और वहां से कुछ सामान खरीदता है। उसके बाद वो जंगल में जाता है और उस सामान का सूप बनाने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन के लिए कुछ भी ऐसा ताकतवर नहीं है जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, इसलिए मुझे इस सूप पर ही निर्भर रहना होगा। उसका वो सूप सक्सेसफुल बन जाता है और उसके बाद वो उस सूप को पी लेता है। उस सूप को पीने के बाद उसके अंदर उसे वो अपनी पावर महसूस हो रही होती है कि वो पावर अब उसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि उसका मुक्का बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो एक पेड़ के अंदर बड़ा सा छेद कर देता है। और वो सोच रहा होता है, जो मेरा अभी करंट स्टेट है तो मैं आराम से ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट जू जियान उन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। और अब बारी है सबसे तेज पैसा कैसे कमाया जाए। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो कैफे में बैठा हुआ होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है इंटरनेट पे। वो एक ऐसी वेबसाइट पे जाता है जहां पर लोगों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को रेस्क्यू करना, और इसके लिए बहुत सारे पैसे भी। तभी उसे वहां पर दिखता है किसी को मारना रहता है जिसके लिए उसे 10 मिलियन मिलेंगे। वो सोच रहा होता है 10 मिलियन, फिर भी इतने सारे एक लड़की को मारने के लिए। उसे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो थोड़ा उसके बारे में और छानबीन करता है। तो उसी लड़की को बचाने के लिए उसका बाप 20 मिलियन देने को तैयार था और ये उस मिशन के लिए हाँ कर देता है। इधर हमें उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कहती है, ये फोन कैफे से आया है, क्या ये बंदा सचमुच भरोसे करने लायक भी है? यही है उस लड़की के फादर। वो कहते हैं किसी ने मिशन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब वो जरूर बहादुर होगा, पहले उसे आने दो उसके बाद देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहां पर आ जाता है। वो सोचता है, क्या इतना बड़ा घर? और उस लड़की का बाप देखता है ये तो बहुत ज्यादा यंग है। उस लड़की का बाप बाहर निकलता है और कहता है, मैंने ही उस मिशन को पोस्टेड किया था, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है, क्यों ना हम ऐसे टहलते टहलते ही बात किया जाए। और फिर वो बताने लगते हैं कि उनका बिजनेस में बहुत सारे उनके दुश्मन भी हैं, इसीलिए कुछ समय पहले उनसे किसी से लड़ाई हो गई थी, जो ये उस बंदे की इलीगल अर्निंग की रिपोर्ट पुलिस में दे देते हैं। लेकिन उसने किसी तरह से पुलिस को चकमा देके वहां से भाग गया है और अब वो मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ा है। वो कहता है, मिस्टर सू, आपका ये विला ये इतना बड़ा होते हुए भी कुछ ज्यादा शांत नहीं है।
इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स छुपे हुए होते हैं और वो इन दोनों को मॉनिटर भी कर रहे थे। आपका ये विला इतना बड़ा है फिर भी इतना शांत क्यों है? वो सोच रहे होते हैं इसने बस एक ही राउंड मारा है और इसे कैसे पता चल गया? वूजी कहता है टॉप किलर्स के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। तभी उनकी असिस्टेंट वहां पर आ जाती है और वो बताती है कि मास्टर लिन यहाँ पर आए हैं। ये बूढ़ा ये है मास्टर लिन, एक मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट, और जो पीछे है ये उनका स्टूडेंट है, वो एक लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, उन्होंने हाँ भी कह दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका अपोनेंट फेंग शी है तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उसके बाद उनकी नज़र वूजी पे जाती है। वो कहते हैं कि ये कौन है? वो अंकल बताते हैं कि ये वो है जिसने हमारे मिशन को एक्सेप्ट किया है, इसका नाम वूजी है। वो लोग कहते हैं क्या, ये तो अभी बहुत ज़्यादा यंग है। और उनका शिष्य पूछता है यूजी से, सुनो क्या तुम्हें लगता है तुम $20 मिलियन के लायक हो? वो बुढ़ाऊ कहते हैं तुम पहली ही मुलाकात में उससे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वो अंकल कह रहे होते अब छोड़ो भी, अब हम सभी दोस्त हैं। अंकल सोच रहे होते हैं कि ये अभी बहुत जवान है और ये हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन जाने दो, पहले हम इसका प्लान सुनते हैं। और वो वूजी से पूछते हैं कि अपना प्लान बताओ। वूजी भी बताता है कि अपनी बेटी के चारों तरफ से उन सारे बॉडीगार्ड्स और जितने भी कैमरे हैं उन सभी चीज़ों को हटा दीजिए। वो बुढ़ाऊ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है फेंगशी इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो तुम्हारे इतने छोटे से जाल में फंस जाएगा? वूजी कहता है नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये गार्ड्स ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये लोग बस मेरे रास्ते में आएंगे। और रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों थोड़े बहुत क्वालिफाई हो कि मेरे सामने खड़े हो सकते हो। उनका शिष्य कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वुजुन हो? आखिर ये वुजुन क्या होता है? और इधर यही सोच रहा होता है ये भी, आखिर ये वुजुन, इस वुजुन का इसमें क्या काम है? और वो उससे कहता है तुम तो इतने भी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि मुझे टेस्ट कर सको। वो कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कह के दिखाना। वूजी उनसे कहता है कि तुम सभी लोग जो भी हो, जितने भी हो, मुझसे लड़ना चाहते हो, सभी लोग एक साथ आ सकते हो। इधर वो अंकल कह रहे होते हैं यूजी से कि आप इसके साथ 1-on-1 ही क्यों नहीं कर लेते हैं, आपको इतने सारे से लड़ने की क्या ज़रूरत है? और इधर दूसरी तरफ उनके सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि यूजी से लड़ने वाले होंगे अब। बुढ़ाऊ का शिष्य कहता है चलो देखते हैं आखिर तुम कितने सेकंड तक टिक पाते हो। हम देखते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स उस पर अपने हथियार से हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी यूजी के अंदर से एक विचित्र पावर निकलती है जिसके कारण वहां पर बड़ा सा धमाका होता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। ये सब देख के तो वो लोग फ्रीजी हो जाते हैं। वो अंकल कहते हैं आखिर इसने ये कैसे किया, वो तो हिला तक नहीं। उसके बाद यूजी उस बुढ़ाऊ के शिष्य को बुलाता है, कहता है चलो आ जाओ। वो दौड़ते दौड़ते यूजी के पास आ रहा होता है अपना हमला करने के लिए, लेकिन तभी यूजी कुछ इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है और वो बहुत तेजी के साथ पीछे गिर जाता है, बहुत सारे पेड़ भी तोड़ देता है। वो बुढ़ाऊ कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये पावर है। और फिर उसके बाद वो यूजी से माफी मांगता है। उनका शिष्य उठता है और कहता है मास्टर क्या आप भी इसे नहीं हरा सकते हैं? उसका मास्टर बताता है कि मिस्टर लियू जिन्होंने अभी अभी एक रियलम के अंदर मतलब अपनी पावर हासिल की है, वो भी मिस्टर यूजी को नहीं हरा सकते हैं। इसका मतलब आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि यूजी एक हाई कल्टीवेशन वाला बंदा है, मतलब ज्यादा पावर वाला है। सीन चेंज होता है, हमें अंकल की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के उठी होती है और कहती है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो सभी लोग अंदर बैठ के चाय पी रहे होते हैं और अंकल कहते हैं मिस्टर यूजी आपको तो काफी कमाल की पावर्स मिली हैं, अब मेरी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आप बताइए क्या मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ? वो कहता है हाँ, दो चीजें करो। सबसे पहले तो वो $20 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो, और दूसरा जो मैंने सिक्योरिटी के बारे में कहा था। वो कहते हैं ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये काम कर देता हूँ। वो कहता है ये जल्दी करिएगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे कल बाहर भी तो घूमना है। वो लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, फेंगची ने कहा था कि वो 2 दिनों के अंदर अपनी चाल चलने वाला है। वूजी कहता है तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अपनी डॉटर को मेरे साथ जाने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि अंकल की बेटी भी वहां पर आ चुकी होती है। वो कहते हैं कि तुम इन कपड़ों में नीचे कैसे आ गई? वो कहती है वैसे भी मैं दिन भर घर में ही बंद रहती हूँ, मुझे कभी बाहर जाने का मौका तो मिलता नहीं है, इसलिए मैं ये पैजामा ही दिन भर पहन के रहती हूँ। वो बुढ़ाऊ उस अंकल को समझाते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, वो दिन भर घर में ही बंद रहती है, तो इसे तुम समझ सकते हो। वो कहती है आखिर ये कौन है? उसके डैड उसे जोर से चिल्ला के कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ मिस्टर वूजी, ये तुम्हारे गार्ड हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट भी, यही आपसे तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए इनकी इज्जत करना। वूजी चाय पीकर उठता और कहता है मिसेस सू, अगर तुम मेरे प्लान को पूरे महीने तक फॉलो करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इधर उधर जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तुम बिल्कुल फ्री होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है मैं बाहर जा सकती हूँ, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी अंकल बोलते हैं तुम कल से मिस्टर यूजी के साथ बाहर जाओगी, समझी? और उन्हें क्लोजली फॉलो करना, कहीं इधर उधर भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं कल से इन्हें पूरा फॉलो करूंगी। और वो सोच रही होती है जब मैं एक बार बाहर निकल जाऊं तो किसे पता मुझे इस बॉडीगार्ड की जरूरत हो या फिर ना हो। सीन चेंज होता है और अब अगला दिन भी आ चुका होता है। वो कार में यूजी के साथ जा रही होती है। वो कार में जो ड्राइवर होता है उसे अंकल अंकल कह रही होती है।
वो उससे कहती है कि मैं बहुत दिनों से शॉपिंग पे नहीं की हूँ, इसलिए आप प्लीज़ शॉपिंग की तरफ चलिए। लेकिन यूजी कहता नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ। वो कहती है अंकल आप किसकी बात सुनेंगे, मेरी या फिर इसकी। ड्राइवर अंकल कहते हैं उससे, आपके फादर ने मुझसे मिस्टर यूजी को फॉलो करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे उनकी ही बात सुननी पड़ेगी। वो कहती है कि ठीक है, तब गाड़ी रोकिए। यूजी भी कहता है ठीक है, गाड़ी रोक दो। उसके बाद वो कार से बाहर निकलती है और कहती है अब न मज़ा आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कार एकदम वीरान जगह पर पड़ी होती है, इसलिए वो फिर से अंदर बैठ जाती है। यूजी कहता है कैसा रहा, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत देना और कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। अगर तुम मुझे अच्छे तरीके से फॉलो करोगी और मुझे मेरा बिजनेस करने दोगी तो तुम जहां जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यूजी रहा करता था, और वहां पर जितने भी लड़के होते हैं वो सभी पागलों की तरह इसे देख रहे होते हैं। वो कहती है आखिर मैं ऐसी बेकार सी जगह के अंदर कैसे जा सकती हूँ। तभी वो अंकल कहने लगते हैं कि आपके फादर ने कहा है कि आपको मिस्टर यूजी के हमेशा आसपास रहना है, उनकी नज़र में रहना है। वूजी कहता है अगर तुम मेरे साथ अंदर चलोगी तो फिर मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग पर भी ले चलूंगा। अब हम देखते हैं कि वो उसके रूम के सामने वाले दरवाजे के पास होती है और कह रही होती है कि छी, यहाँ पर सब कितना गंदा है, सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। लेकिन जब वो उसके दोस्तों को देखती है चड्डी बनियान में गेम खेलते हुए, तब तो उसका एक दोस्त कहता है कि यंग मास्टर आप वापस आ गए, और आज तो आप अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आए हैं। वूजी उनसे कहता है तुम सभी लोग इससे दूर रहना। वो लोग कहने लगते हैं आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, क्या हम सभी लोग दोस्त नहीं हैं, हमारे साथ भी खेलो, तुम अकेले अकेले खेलना चाहते हो। वूजी कहता है तुम लोग खेलना चाहते हो ना, ठीक है क्या है, तो अब तुम लोग पीछे मत हटना। हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ कंकाल कंकाल आ जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि प्लीज हमें मारना नहीं, हमें छोड़ दो, बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या हुआ इन्हें। वूजी कहता है कि कुछ नहीं, ये बस एक इल्यूजन है। वूजी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं कपड़े पैक करके आता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन सी ऐसी शैतानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। वो कहता है कि अब जब तुमने मेरी पावर्स देख ही ली है तो अगली बार से मुझसे मिसबिहेव करने की कोशिश मत करना। वो कहती है नहीं, मुझे बचाओ इससे। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ड्राइवर अंकल पूछते हैं कि मिस्टर यूजी अब आप कहाँ जाना चाहेंगे। तभी उसका फोन बजता है और वो कहता है एक मिनट रुकिए। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि कहाँ पर हो तुम, और वो पर्सन उसे बताता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो ड्राइवर अंकल से कहता है कि चलिए हमें वहां चलना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं। वो लड़की से देख के हंसने लगती है और कहती है कि ये सब क्या है, और इधर वूजी सोच रहा होता है क्या मूशिन यहाँ पर काम करती है, यानी पार्ट टाइम जॉब। ये उसकी बहन का नाम है मूशिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेट्रेस उससे ऑर्डर पूछती है। वो कहता है क्या आपके यहाँ पर कोई मूशिन नाम की है जो काम करती है। वो वेट्रेस कहती है शायोशिन, जल्दी से यहाँ पर खाना लेके आओ। और हम देखते हैं कि ये शायोशिन कोई और नहीं, इसी की छोटी बहन होती है। वो खाना लेके आ रही होती है, तभी उसके पीछे जो आदमी बैठा हुआ होता है वो उसे धक्का दे देता है और कहता है शायोशिन तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया है। वो बंदा कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये एक बहुत ही अमीर कंपनी के मालिक का बेटा होता है। लेकिन शायोशिन कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है और मैं नहीं आ सकती हूँ। हम देखते हैं कि वो उसके लिए डायमंड रिंग भी लाया होता है। वो लड़की वूजी को बताती है ये है सन चेंग रेन, और ये सन प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर का बेटा है। वो लड़का कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और तुम्हारे पास एक बेकार सा भाई भी है जो इधर उधर दिन भर घूमते रहता है और जिसकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी वापस से बहुत अच्छी बना दूंगा। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। इससे उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गिलास लेता है और उसे अपने पैंट पर गिरा लेता है पानी को, और वो मैनेजर को ही बुला लेता है। मैनेजर भी भागते भागते आता है उसके पास। वो बंदा कहता है कि देखो तुम्हारी मेड ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया है, अब उससे कहो कि ये साफ करे। उसका बॉस वूजी की बहन को मारने जा रहा होता है और कहता है क्या यही तरीका है अपने कस्टमर्स का ख्याल रखने का। लेकिन तभी यूजी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बॉस कहता है कि तुम कौन हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो यूजी से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है। यूजी उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाती है कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। वो सन प्रॉपर्टीज का बेटा यूजी के पास गुस्सा करते हुए आता है और कहता है तुम कौन हो। लेकिन यूजी कुछ कहता नहीं है और उसे भी एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर वो भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सन प्रॉपर्टीज ग्रुप का मालिक का बेटा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम मरना चाहते हो। यूजी कहता है ओ मुझे नहीं पता था कि सन प्रॉपर्टीज ग्रुप इतनी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और कहती है तुम पक्का श्योर होना कि तुम इसे मारना चाहते हो। लेकिन उसे देखने के बाद वो बंदा तुरंत ही वहां से भागने लगता है और कहता है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वो सोच रहा होता है मैं गलती से सू फैमिली के डेविल से मिल गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो तीनों एक साथ होते हैं। उसकी बहन कहती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। वूजी उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर काम क्यों करती हो। वो बताती है कि उसे यहाँ पर ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं।
यूजी सोचने लगता है कि उसे ये सारे काम मेरी वजह से करने पड़ रहे हैं। तभी उसकी बहन बोलती है कि रुको, मैंने तो अपने कपड़े चेंज ही नहीं किए। वूजी उस लड़की से पूछता है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हो? वो कहती है, हाँ, ये बात तुमने सही कही। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वो लोग कपड़ों की दुकान में होते हैं, जहाँ पर वूजी की बहन नए नए ड्रेस पहन के उन्हें दिखा रही होती है कौन सा बढ़िया लग रहा होता है। वो लड़की कहती है, मेरी जगह का पसंद है, अच्छा नहीं होगा क्या? यूजी कहता है, हाँ, उतना बुरा भी तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो उस ड्रेस की प्राइस को देखती है। वो कहती है, ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है? वो लड़की कहती है, अरे नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अमीर है। वो इतना ज़्यादा अमीर है कि वो सिर्फ ये ड्रेस तो क्या, ये पूरा स्टोरी तुम्हारे लिए खरीद सकता है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वूजी की बहन कहती है, आखिर कब, ये कैसे हो गया? वो लड़की उसे बताती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं। यूजी कहता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $2 लाख डाल दिए हैं, कुछ खुद के लिए रख लेना और बाकी बचे मॉम को दे देना। उसकी बहन कहती है, क्या तुम मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाले हो? वो कहता है कि मैं एक मिस्टीरियस मास्टर से मिला जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे मार्शल आर्ट सिखाया। उसके बाद से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। उसकी बहन कहती है, और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इस बकवासी कहानी पर यकीन कर लूं? अचानक से वो हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, इसे भूल जाओ, तुम बदल गए हो, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आज के बारे में मॉम को बताऊंगी। वो कहता है, उनसे कहना कि मुझे माफ कर दे। वो कहती है कि ये बात तुम उनसे खुद ही कह लेना। वो लड़की कार में से बाहर निकलती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हाईली स्किल्ड मास्टर मू, आप एक सिस्कॉन हैं? ये सिस्कॉन क्या होता है? उसके बाद वो जी भी कार में बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि मैंने आज तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो क्या तुम इसका एहसान नहीं चुकाने वाले हो? वो कहता है, ठीक है ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगा आज पूरा दिन। हम देखते हैं कि वो शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रही होती है। और इधर यूजी सोच रहा होता है, आखिर ये इतने अच्छे मूड में कैसे हो सकती है इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद। वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। वो लड़की कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है, हाँ हाँ, ये तो दिख ही रहा है। वो को कुछ लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सचमुच उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग वापस पहाड़ के रास्ते से घर जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके कार के आगे गिर जाता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा सा पेड़ अचानक से कैसे आगे आ गया? अंकल उस पेड़ को ध्यान से चेक करने लगते हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि अंकल की तरफ एक बुलेट आती है, लेकिन वो बुलेट बीच हवा में ही रुक जाती है। और इस बुलेट को रोकने का काम किसी और ने नहीं बल्कि यूजी ने किया होता है। वो सोच रहा होता है कि तुम लोग इस तरह की ट्रिक से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे साथ खेलने में तो बहुत मजा आने वाला है। और फिर वो उन बुलेट्स को वापस उन्हीं पे घुमा देता है जिसने उन्हें फायर की थी, को दिखाया जाता है, जो कार से निकलती है और कहती है, अंकल, यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इतनी आवाजें क्यों आ रही है? वो देखती है कि अंकल नीचे बैठे हुए होते हैं। वो अंकल से कहती है कि आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हैं? वो कहते हैं कि मिस, आप भी जल्दी से नीचे बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है। वो कहती है, क्या? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ पर है वो लोग? तभी उसे कुछ सुगंध आने लगती है जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। वूजी सोच रहा होता है, अरे नहीं, ये तो बेहोश होने वाली गैस है, लगता है मुझे अपनी कुछ स्किल्स दिखानी पड़ेगी। इस तरफ हम देखते हैं कुछ लोग उनकी कार की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पर है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। इनका जो लीडर होता है वो कहता है, जल्दी करो, हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और इधर वो लड़की कह रही होती है, मास्टर लू, आप कहाँ पर हैं? मतलब धीरे धीरे कह रही होती है, बेहोश होने वाली होती है। तभी हमें यूजी को दिखाया जाता है जो पीछे से आता है और कहता है, तुम लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? वो लोग इसे देख के डर जाते हैं क्योंकि इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनके पीछे होगा। लेकिन इनका जो ये बॉस होता है ब्लैक सूट में, ये सोच रहा होता है आखिर ये क्या ही कर पाएगा, ये तो अकेला है। वो कहता है, छोटे बच्चे, तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे इतने सारे आदमियों को अकेले संभाल लोगे? जाओ और इसे मार दो। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यूजी पत्तों से उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसे देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ इसने पत्ते से ही मेरे सारे आदमियों को खत्म कर दिया। वूजी उसे कहता है, आखिर तुम्हारा जैसा मास्टर इस सिटी में क्या कर रहा है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुमसे फिर से पूछूं? मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन से हो तुम? वो अपना मास्क उतारता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि उसके मुंह में कुछ गोटी जैसी होती है और वो उसे काटता है। लेकिन जैसे ही वो उसे काटता है उस दवाई को, वैसे ही वो आदमी भी टपक जाता है। वूजी कह रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, ये पेड़ भी यही लोगों ने फैलाया है। उन सभी लोगों के साथ जादू करने के बाद अब वो उस लड़की को ठीक करने के लिए जा रहा होता है। वो उसे ठीक कर रहा होता है और सोच रहा होता है, अच्छा हुआ ये किसी फिल्म की तरह उस वक्त नहीं उठी जब मैं लड़ाई कर रहा था, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। जब उसे होश आता है तब वो लड़की उससे दूर हट जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बचा रहा था। तभी उसकी नजर उन बंदों पर जाती है जिसे यूजी ने मारा हुआ होता है और उन्हें देखकर ये डर जाती है। यूजी उसे बताता है, ये सब स्पेशल किलर्स थे जिन्हें तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया था। अंकल भी उठ के देखते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ था? वूजी उनसे कहता है, हम इसके बारे में घर पे चल के बात करेंगे। सीन चेंज होता है, वो सभी घर में होते हैं
और वूजी उन्हें बता रहा होता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उस लड़की के डैड कहते हैं क्या वो लोग किलर क्लैन से थे। वूजी उन्हें बताता है कि उनके हाथ पर एक लीफ का सिंबल बना हुआ था, और मुझे नहीं लगता है कि किलर क्लैन ऐसी बेकार से मेथड्स का इस्तेमाल करते होंगे। वो बुढ़ाऊ सोच रहे होते हैं लीफ, मैंने इसे पहले कभी तो सुना है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहाँ पर सुना था। उस लड़की के डैड कहते हैं लगता है वो फिर से किसी और का टारगेट बन रही है, अब मुझे लगता है कि उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। वो बुढ़ाऊ कहते हैं हाँ, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। वूजी कहता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिस्टर सू, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या आप मुझे कुछ जेडे ऑर्नामेंट ला के दे सकते हैं। वो अपने बटलर से कहते हैं कि जाओ और मिस्टर वूजी के लिए कुछ जेडे ऑर्नामेंट लेके आओ। उसकी बटलर जाती है और वो जेडे ऑर्नामेंट लेके आ जाती है। अब बॉक्स में है नीचे। ये जो जेडे ऑर्नामेंट होता है ये किसी तरह की शैतानी चीज़ होती है, और ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आप इन शैतानी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे हमें बचा सकते हैं। लेकिन वो बुढ़ाऊ कहते हैं जो लोग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। सीन चेंज होता है, अब रात हो चुकी होती है और इधर वूजी उन सभी जेडे के साथ कुछ कर रहा होता है। उसके बाद वो उस लड़की के कमरे में जाता है। वो कहती है कि क्या हुआ, आखिर तुम्हें इतनी रात में मुझसे क्या चाहिए। वूजी उसे एक रिंग जैसी चीज़ देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना और इसे अपने तक ही पर्सनल रखना। वो कहती है तुम करना क्या चाहते हो, हाँ, इसे हमेशा अपने साथ रखना, आखिर क्या कहना चाहते हो तुम। सीन चेंज होता है, अब सभी लोग बैठे हुए होते हैं। अंकल कहते हैं कि मिस्टर यूजी आखिर ये क्या चीज़ है। यूजी बॉडीगार्ड से कहता है कि जरा अपनी गन तो लाना। बॉडीगार्ड भी अपनी गन यूजी को बिना कुछ कहे दे देता है। हम देखते हैं कि वूजी जिस चीज़ को बनाया होता है उसे हवा में उछालता है और फिर गन से शॉट लेता है, लेकिन जैसे ही बुलेट उसके पास जाती है उस चीज़ के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाती है। वो बुढ़ऊ कहते हैं ये तो कमाल की चीज़ है, लेकिन जब वो वापस से वूजी के हाथ में आती है तो वो चीज़ चकनाचूर हो जाती है। वो अंकल कहते हैं कि लगता है ये सिर्फ एक ही बार काम कर सकता है। वो बुढ़ऊ कहते हैं इस तरह की बहुत खतरनाक चीज़, खतरनाक नहीं यानी बहुत खास चीज़, हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। वूजी कहता है नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही इल्यूजन के लिए बनाया था, और ये तो असली प्रोसेस भी नहीं है इसका। और फिर उसके बाद वो उन्हें ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाता है जो 4 से 5 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो बुढ़ऊ कहते हैं ये तो कमाल हो गया। वो अंकल कहते हैं मिस्टर यूजी क्या ये मेरी डॉटर को देने के लिए ठीक रहेगा, क्या मैं उसे ये दे सकता हूँ। वो कहता है कि मैंने पहले ही उसे दे दिया है मिस्टर शू, और आप ये बाकी सारे जेडे ऑर्नामेंट्स एक अपने लिए रख लीजिए और मेरी मॉम और मेरी सिस्टर को भी जाके दे दीजिएगा। वो कहता है हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, मैं अभी ही जाके उन्हें भिजवा देता हूँ ये। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पहनना चाहती और उसे बार बार इधर उधर फेंक रही होती है। वो कहती है वो क्या चाहता है, मैं इसे पर्सनली हर वक्त पहन के रखूं, आखिर उसकी हिम्मत भी तो देखो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसके डैड और यूजी बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी वो वहां से निकलती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। वो कहते हैं लेकिन ऐसे बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है और वो वहां से जा रही होती है। यूजी की नज़र उसके हाथ पे जाती है और वो सोच रहा होता है मैंने जो जेडे उसे दिया था उसने वो नहीं पहना है। वूजी कहता है कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि आपको ये तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग मॉल के अंदर होते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम मेरा पीछा करना ऐसा बंद कर सकते हो। वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है प्लीज सिर्फ एक दिन के लिए। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा अजीब सा चेहरा बना लेती है और सोच रही होती है ये मुझे मेरी जिंदगी जीने नहीं देगा, मैं जहां जहां भी जाऊंगी ये मेरा पीछा करते रहेगा, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उसकी तेज बुद्धि चलती है और उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है देखो मुझे बहुत जोर की लगी है और मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम वहां भी मेरा पीछा कर सकते हो। वूजी कहता है नहीं नहीं, तुम जा सकती हो। और वो सोच रहा होता है ये मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है, और इसे क्या लगता है मैं इतना बड़ा गधा हूँ। जाता है जो कि बाथरूम के खिड़की से बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है वो मेरा पीछा कब तक करेगा। हाँ, आखिर उसे चकमा देख के भागी गई ना। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वो जूती नीचे गिरने वाली होती है। वूजी उसके सैंडल को पकड़ लेता है। वो कहती है तुम ये क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे डरा कर मारना चाहते हो क्या। वो कहती है तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। वो कहता है कि ये सोचने से पहले कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है। वो वापस उस खिड़की से बाथरूम के अंदर चल जाती है और इधर वूजी को छुपके छुपके देख रही होती है और सोच रही होती है ये इतनी जल्दी यहाँ पर भी कैसे आ गया। इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल लॉजिक तो काम ही नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, आखिर ये सब जगह कैसे पहुंच जा रहा है। तभी हम देखते हैं एक लड़की वहां से गुजर रही होती है। वूजी उसे देख के सोच रहा होता है ये तो लियाओ है। वो लड़की यूजी से कहती है बहुत लंबा वक्त हो गया, हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। वूजी सोच रहा होता है ये उसकी हाई स्कूल क्लासमेट है और ये बहुत ज्यादा दयालु भी है। वूजी उसे कहता है हाँ, बहुत लंबा वक्त हो गया, और वो सोच रहा होता है कि उसे पिछले जन्म में इस पे क्रश था और इस लड़की ने इसकी बहुत मदद भी की थी जब ये बहुत टेंशन में था। इस लड़की की नज़र उस पीली बाल वाली पे पड़ती है और ये कहती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उतनी बुरी भी नहीं है।
वो अंदर से चिल्ला के कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं हूँ, और वो उधर से चली जाती है। वूजी उससे पूछता है कि आजकल तुम क्या कर रही हो। वो कहती है नहीं कुछ ऐसा ही, वही चीज। और वैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लुक भी पहले से चेंज हो चुका है। यूजी उसे कहता है ये जिंदगी है। तभी वो उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कितने साल के हो गए हो। वो उसे कहती है कि कुछ ही दिनों बाद उसका बर्थडे आने वाला है और वो पार्टी रखेगी बड़ी सी, इसीलिए वो उसके पार्टी में जरूर आए। वो कहती है कि अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। वो कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते कहती है ठीक है, अब मैं तुम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। वो जी सोच रहा होता है मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस जिंदगी में उससे मिल भी पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत पसंद है और मैं चाहता था कि मैं मिलूं। और फिर उसके बाद वूजी को कॉल आता है, जिसमें से ड्राइवर उसे बता रहा होता है कि एक बहुत बुरी खबर है, मिस ने कार की चाबी ली और वहां से भाग गई चला के, और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है आप चिंता मत करिए, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो सोच रहा होता है उससे बातें करने के चक्कर में मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, ये लड़की तो सचमुच एक सरदर्द है। इस तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में गाड़ी चला रही होती है। तभी अचानक भयानक भयंकर तरीके से पुलिस आती है और उसका रास्ता रोक लेती है। वो तो शुक्रगुजार हो पुलिस की, उसने सही वक्त पे ब्रेक मार लिया, वरना आज तो पुलिस भी जाती। पुलिस उस लड़की से कहती है हमें किसी ने रिपोर्ट की है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप ऐसे ही कार चला रही हैं। अगर आपके पास है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमें दिखाएं। मगर उसके पास नहीं होता, इसीलिए पुलिस उससे कह रही होती कि चलो अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम रोड पे गाड़ी क्यों चला रही थी। वो देखती है कि वहां पर वूजी होता है। वो कहती है कि तुम ही ने ये सब किया है, तुम ही ने मेरी रिपोर्ट पुलिस में की होगी। वो कहता है मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और इस चैनल का जिम्मेदार सब्सक्राइबर होने के नाते जल्दी से लाइक कर दो। सीन चेंज होता है, हमें उस बड़े से विला को दिखाया जाता है। यूजी वहां पर गया होता है, वो दरवाजा खटखटा रहा होता है और फिर उसके बाद वो लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या हुआ। वूजी उसे कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। वूजी कहता है मेरी बात तो सुनो, बाहर निकलो, किसी चीज में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो दरवाजा खोल देती है। वूजी उसे कहता है इस बार तुम मेरी मदद कर दो और फिर मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। वो कहती है क्या शर्त रहेगी। सीन चेंज होता है, हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। ये लोग बर्थडे पार्टी में आए हुए होते हैं। वो लड़की वूजी से कहती है तुमने कल मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, समझे। वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। वूजी सोच रहा होता है बेवकूफ कहीं की, इसे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा रहा कि मैं ये अकेले ही कर लूँ। और इस तरफ होती है बर्थडे गर्ल और उसके फादर। इसके फादर भी एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन है। सब यहाँ पे इतना बड़ा कंपनी वाला क्यों है। वूजी आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे, और उसके साथ जो लड़की होती है वो सोच रही होती है ये तो वही है जो हमसे उस दिन मॉल में मिली थी। बर्थडे गर्ल बताती है कि वो मुंह यानी हमारा मेन कैरेक्टर, उसका नाम शॉर्ट में, वो उसकी क्लासमेट थी। ये बताती है कि इसका नाम शू है और ये हमारी वूजी की मास्टर है। वो लड़की कहती क्या मास्टर। और इधर वूजी सोच रहा होता है अब तो मैं पक्का इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी कोई यूजी को जोर से चिल्लाकर उसका नाम लेता है। वो देखता है तो वो उसका पुराना क्लासमेट होता है। वो कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस बर्थडे पार्टी में आओगे। वो सोच रहा होता है ये वो है, वो मिंग। वो हमें बताता है कि जब ये लोग छोटे क्लास में थे, छोटे नहीं मतलब यही कॉलेज वॉलेज में थे, तब ये बंदा, इसका दिमाग बहुत मोटा है और ये हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा तंग करता था, और इसने तो इस पे ये भी आरोप लगाया था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इसका बटुआ चुराया है। और फिर उस दिन से हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ झंड हो गई। वो ये भी कह रहा होता है कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता है और ना ही उस दिन की गई उसकी बेइज्जती को। वो इसका दोस्त पिंक बाल वाला कहता है तो तुम कैसे हो, और आज ये तुम फैंसी कपड़े पहन के खुद को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। गोल्डन बाल वाली सोच रही होती है क्या कचरा दोस्त है इसका। वो कहती है मिस्टर वू, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और मक्खियां भी यहाँ पर बहुत सारी उड़ रही है, इसलिए चलिए हम बाहर चल के ऐसे टहलते हैं। ये बात वू की दोस्त को अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कहाँ पर है मक्खियां यहाँ पर। वो कहता है चलो चलते हैं बाहर। वो बहुत ज्यादा जेलस भी फील कर रहा होता है और सोच रहा था आखिर इसके जैसे के साथ इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही है। और इधर दूसरी तरफ आपको वो सन कंपनी का बेटा याद है, ये उसके डैड होते हैं जो राइट साइड में होते हैं, और उसका बेटा भी आया हुआ होता है। इस तरफ हमें उस सन कंपनी वाले के बेटे को दिखाया जाता है जो कि बर्थडे गर्ल को विश कर रहा होता है, लेकिन इसका विश करने का तरीका भी बड़ा अजीब सा होता है। और इस तरफ वो बर्थडे गर्ल सोच रही होती है कि मुझे इससे बचकर रहना होगा, ये बड़ा ही शाना है। तभी उस लड़की की नजर हमारे मेन कैरेक्टर वूजी पे जाता है और उसे याद आता है ये तो वही वही रेस्टोरेंट वाला बंदा है। पिछली बार तो तुमने मुझे बहुत तंग किया था, लेकिन मैं उस दिन को भूला नहीं हूँ, मैं तुमसे उस दिन का बदला जरूर लेके रहूंगा। वो पिंक बाल वाला बंदा भी आता है उसके पास और कहता है मिस्टर शन, मेरा नाम ये है वो है, मैं आपसे पहले भी मिला था लेकिन मुझे आपसे दोस्ती करने का मौका नहीं मिल पाया। और फिर मिस्टर सन के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। वो उस पिंक बाल वाले बंदे के पास जाता है और एकदम अच्छे दोस्त की तरह लिपट के उससे कह रहा होता है देखो मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मेरी मदद कर सकता है। वो कहता है क्या वो मिस्टर सन, आप कहिए तो।
कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। मिस्टर सन वूजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम उसे देख सकते हो। वो मुझे उसे शर्मिंदा करना है बहुत बुरी तरीके से। उसे देखने के बाद तो वो पिंक बाल वाला बंदा भी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, आज तुम बहुत